नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, उसके बावजूद शेयर में हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। HDFC AMC का शेयर लगातार नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शेयर का, और साथ ही साथ क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं एएमसी होता क्या है। एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ फर्म दैट इन्वेस्ट पूल्ड फंड्स फ्रॉम क्लाइंट्स, पुटिंग द कैपिटल टू वर्क through different investments including stocks, bonds, real estate, master limited partnerships and more. Asset management companies are colloquially referred to as money managers or money management firms. तो AMCs का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो लोग हमारे पैसे को मैनेज करते हैं उसे ही कहा जाता है AMC। तो आप देख सकते हैं HDFC AMC एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,345 रुपीज़, जो कि 0.77% हमें ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में हमें नेगेटिव 2% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 5% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 5.76% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो हालांकि इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, अगस्त 18 के आसपास ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो 28% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो 39.21 है, सेक्टर का पी है 20.81, प्राइस टू बुक रेशियो है 12.29, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.79, डिविडेंड यील्ड है 1.2% की, सेक्टर का डिविडेंड है 0.87%। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने कहा ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो HDFC म्यूचुअल फंड में जो हम पैसे डालते हैं उसे मैनेज करते हैं HDFC AMC वाले लोग। यहाँ पर कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 2017 में 1.58 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर 2020 में 2.14 थाउजेंड करोड़ के आसपास हो चुकी है। और अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो प्रॉफिट भी धमाकेदार दिखाई देता है। 2017 में 0.55 थाउजेंड करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.26 थाउजेंड करोड़ के आसपास हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 18.53 है, हालांकि HDFC AMC की हमें 15.03 देखने को मिल रही है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में कम हुआ है, 25.38 से 21.84 हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 9.97% है, जबकि HDFC AMC की है 24.89%। यहाँ पर ज़रा ग्रोथ व्यू पे देख लेते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कितने साल से इसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है आप देख पाएंगे। कितने सालों से हमें टोटल रेवेन्यू, एबिटा, PBIT, PBT, नेट इनकम में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या डेब्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स हमें आगे जाते हुए परेशानी हो सकती है। तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 73.95, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 2.04% की होल्डिंग, DIIs के पास है 3.2% की होल्डिंग, FIIs के पास है 10.69% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 12.14% की होल्डिंग। कुछ और बेसिस पर भी इसे फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं तो HDFC AMC का ऑपरेटिंग मार्जिन 82.96 है, जो कि पिछले साल के मुताबिक बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं धमाकेदार ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 63.01 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 31.33 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। ROCE 40.7 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हालांकि थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 29.29 है, जो कि 28.86 है, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 18.06 है, जो कि 27.4 है, यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको ये समझना है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देखनी होगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। क्विक रेशियो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करंट रेशियो होना भी अच्छा नहीं होता।
अगर बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो आप देख पाएंगे डेट टू इक्विटी रेशियो है 0, यानी कि कंपनी पे बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो धमाकेदार 185.08। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में, तो वो है 46.49, जो कि हालांकि पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। अगर आपको ये सारे टर्म्स क्या है समझ में नहीं आते, तो प्लीज़ फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज ज़रूर देखिएगा। सारे टर्म्स को ईजी भाषा में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चलता है कि एचडीएफसी एएमसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, बैलेंस शीट क्लियर है, प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज दिखाई नहीं दे रही है, जो रेशियोज हमने देखे वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर प्राइस हमें गिरता हुआ नजर आता है। तो इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। एचडीएफसी काम करता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पैसों को मैनेज करने का। तो यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पैसे कैसे आते हैं, यहाँ पर हम लोग ही उन्हें पैसे देते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर विपरीत नजर आ रही है। मार्केट भले ही ऊपर है, लेकिन आपको पता है कि लोगों की जॉब्स यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर लोगों को जो जॉब्स नहीं भी जा रही है उन्हें सैलरी में कटौती देखने को मिलती है। काफी लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो कि बिना सैलरी के भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोग ट्राई करेंगे कि एसआईपीस को बंद कर दिया जाए, एक बार खाने की सिचुएशन हो जाए, घर पे खाना आना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बाद में सोचेंगे। ऐसी सिचुएशन हमें ग्राउंड रियलिटी में देखने को मिलती है। जो अमाउंट ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उसे रिडीम करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए हमें एचडीएफसी एएमसी में गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट भले ही रिकवर हो या ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, और इसी के कारण अब एचडीएफसी एएमसी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमने ये तो जान लिया है कि शेयर में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पहलू समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला रीज़न तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया एक यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, यहाँ पर यंगस्टर्स की कमी नहीं है, और आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाला जनरेशन काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुका है इन्फ्लेशन को लेकर। वो समझ चुके हैं कि इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने हमारे ही चैनल में काफ़ी बार देखा है कि 16 ईयर्स के, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स के ओल्ड के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं लोग, इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। और दूसरा रीजन, काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। उनके अलग अलग रीजन होते हैं। काफी लोग के पास ज्ञान नहीं होता, और काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि स्टॉक मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर पाए, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की बजाय म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और कभी ना कभी हमें कोरोना वायरस की सिचुएशन भी सुधरती हुई नजर आएगी, तो वापस हमें म्यूचुअल फंड में इनफ्लो देखने को मिलेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसे एज अ अपॉर्चुनिटी हमें लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में एक जगह तो बनती है एचडीएफसी एएमसी की, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है। तो हमने ये तो जान लिया है कि इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च में जो लोस देखने को मिले थे उसके बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें लगातार वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.52। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें वीकनेस साफ साफ नजर आती है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 36.32, यहाँ पर भी हमें वीकनेस साफ साफ नजर आ रही है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एमएससीडी में कैसी सिचुएशन बनी हुई है वो भी एक बार जान लेते हैं। तो एमएससीडी में फिलहाल हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी समय पहले बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ में ये ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का जो लेवल है वो है 2298 के आसपास का लेवल। मीडियन जो है वो है 2409 का लेवल। अपर बैंड है 2519 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2477 के आसपास। यहाँ पर उससे नीचे ही हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2322 के आसपास का सपोर्ट बनकर आता है। वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है।
उससे भी नीचे जाए तो 2225 का लेवल पे एज अ सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की फिलहाल जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि स्टॉक में फिलहाल गिरावट बनी हुई है। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल वन डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो यहां पर आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद हमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन 2019 का जो ईयर रहा था काफी ज्यादा बेहतर रहा था इसके लिए। 3800 के आसपास हमें स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया था। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई और कंसोलिडेशन का जोन वहां पर चलता हुआ नजर आया था, लेकिन वो जोन भी टूट गया जब हमें भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक 2300 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर आपने स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर के लेवल पर लेकर रखा है, ऊपर के पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज लॉस को बुक ना किया जाए। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भी मेरा मानना है कि फिलहाल ये सपोर्ट के प्राइस पर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड के मुताबिक हम देख सकते हैं कि 20 डेज के ईएमए के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता है, वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा तेजी दिखाई दे या ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड जरूर करना चाहिए। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या एक्टिव इन्वेस्टर, मेरा मानना यही रहेगा कि 2300 से 2400 का जो पूरा जोन है लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के लिए अच्छा है। यहां पर आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्रेसिव इन्वेस्टर तो यहां पर बाइंग करना शुरू कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं लेवल्स बताना चाहूंगा। तो आप देख पाएंगे कि वो उस दिन जब हमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेब्ट फंड्स बंद होते हुए न्यूज आई थी, तब शेयर में गिरावट आई थी। 2100 का लेवल हमें देखने को मिला था, उसके बाद एक ही दिन में रिकवरी भी देखने को मिली। तो वो लेवल एज अ सपोर्ट हम ले सकते हैं। और 2000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था जब मार्केट में भयंकर गिरावट थी। तो यहां पर इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और 2000 से 2100 के लेवल पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं। यहां पर मेरा मानना यही रहेगा कि बाइंग करना शुरू कर देना चाहिए। बाय ऑन डिप्स करते जाइए, हर 4 से 5% के करेक्शन पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।